सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो पहले वाले केस में हमने सिर्फ 2 पार्टिकल लिए थे सिस्टम में, अब हम सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल ले रहे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो पहला केस हमने क्या लिया कि सारे के सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक ही लाइन में है सारे पार्टिकल्स। तो मान लीजिए इन सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, m1, m2, m3, m4, m5। तो अलग अलग पार्टिकल के जो मासेस हैं वो इस तरीके से हैं, और इन सभी पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कैसा है, x1, x2, x3 अप टू xn। तो ये तो हो गए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1, m2, mn and their distances having x1, x2, xn. Now we have to find out the center of mass. तो सेंटर ऑफ मास तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा, मतलब मीन वेटेड मास वेटेड मीन निकालना है हमको। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, मास वेटेड मीन निकालना है। तो क्या करना है, प्रोडक्ट करो मास और उसका डिस्टेंस, जैसे मास m1 उसका डिस्टेंस x1, और ऐसे इन सबको प्रोडक्ट कर करके आपस में क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस m2 x2 ऐसे प्लस करना है सबको, और डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, सबके मासेस का सम करना है। ठीक है ना, तो ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। देखिए आप सिग्मा लगा के भी आप इसको लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, समेशन बोलते हैं इसको। समेशन हम यूज़ करते हैं जब कंटिन्यूस टर्म्स हमारे पास आती हैं एडिशन में, तो उसको शॉर्ट में हम समेशन लगा के कर लेते हैं। समेशन क्या लिख दिया, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक गई है चीज़, और mi है, xi है, और इस तरीके से ये मास के लिए लगा दिया mi। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सभी मासेस का सम कर रहे हैं। तो कैपिटल मास हम लिख देंगे इसको, कैपिटल M हो गया ये टोटल मास। तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है। ठीक है ना, तो डेट इज सेंटर ऑफ मास कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। कि सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे वो कंसंट्रेट कर रहा होगा। ठीक है ना, मतलब पूरी बॉडी का मास एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो ये तो था जब सारे के सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में थे। ठीक है ना, मतलब 1 डायमेंशनल थे। अब हम करेंगे 2 डायमेंशनल। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हमने xy प्लेन ले लिया। ठीक है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो xy प्लेन के ऊपर हम देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास हैज़ बोथ द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास में दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सेंटर ऑफ मास ब्रैकेट में x, y। ठीक है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसमें, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमें वैल्यू बतानी है। जैसे x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू ये आएगी। तो देखिए इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो प्लेन के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, तो सब पार्टिकल्स के मास m1, m2, m3 ऐसे जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास भी इसमें से बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा, तो ये जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास का, तो ये x के हिसाब से कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है ना, इस सेंटर ऑफ मास की x के रिस्पेक्ट में भी कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो y के रिस्पेक्ट में भी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो वही x और y, ये दोनों में इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो x क्या हो जाएगा, समेशन फॉर्म में i mi xi और अपॉन में टोटल मास। ऐसे y के लिए समेशन ऑफ i mi yi। भाई xi तो क्या था, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और yi क्या है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, डिवाइड बाय m। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, सेम वही है जो ऊपर हमने इक्वेशन की थी, उसी हिसाब से है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया जब हम प्लेन में इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, फिर ऐसे हम 3 डायमेंशनल भी ले सकते हैं, जहाँ पे स्पेस आ जाएगी। तो 3 डायमेंशनल में हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x, y और z। तो जैसे इसमें देखिए x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो अब किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स के आधार पे उसकी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएंगे, x के लिए ये हो जाएगा, y के लिए और z के लिए। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास हैज द पोजीशन वेक्टर। तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए किसी पे
इस पॉइंट पे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग वेक्टर्स में क्या पढ़ते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इस पॉइंट पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने दिखा दिया कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है, गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका, एक तो स्फीयर का, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, एक रिंग है और एक क्यूब है, ठीक है ना। तो इन सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, और सबके अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी, क्या हर बार सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, ये भी हमें बताना है। तो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि मास इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी, कि मास जो है पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है ना। डेट इज बॉडी कैसी है आपकी, होमोजीनियस बॉडी हो गई। अब होमोजीनियस बॉडी क्या होती है, हुज सेंटर ऑफ मास लाई एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर, जिनका सेंटर ऑफ मास जो है ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करे। तो ए इसका केस ले लेते हैं स्पेयर का, तो स्पेयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, विल बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से मतलब सभी का जो मास है वो कहाँ होगा, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर में ही होगा। अब ये रिंग है, ठीक है ना, अब ये रिंग तो ये वाला पोर्शन तो सॉलिड पोर्शन है, और बीच में रिंग क्या होती है, जैसे अंगूठी है तो बीच में अंगूठी क्या होती है, खाली होती है, बीच में स्पेस होता है ना, खाली जगह होती है। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है उस खाली जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी, कि क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। तो इस केस में देखिए आप रिंग वाले केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी से अलग लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे रिंग, क्योंकि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी से अलग लाई करता है, ठीक है ना। तो इसमें नोट क्या करने वाला है कि इफ स्पेयर इज सॉलिड स्पेयर, अगर ये स्पेयर तो ये होलो स्पेयर मान लीजिए, तो अगर होलो स्पेयर है तो भी उसके सेंटर में होगा खाली जगह पे, ठीक है ना, सेंटर में। अगर होलो स्पेयर है, खाली स्पेयर है, सिर्फ शेल है हमारे पास, तब भी सेंटर ऑफ मास अंदर होगा, और अगर सॉलिड स्पेयर है तब भी सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही होगा। तो इफ स्पेयर इज सॉलिड स्पेयर तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट सेंटर, अंदर ही होगा। और इफ स्पेयर इज होलो, अगर स्पेयर आपका होलो है तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट लाई इनसाइड द स्पेयर, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर लाई नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब बॉडी से अलग लाई करेगा, मतलब बीच में लाई करेगा, लेकिन वो जगह कैसी होगी, खाली होगी। तो विल नॉट लाई इनसाइड द स्पेयर, तो स्पेयर के अंदर लाई नहीं किया हो, ठीक है ना, मतलब खाली जगह पे लाई किया।